नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर, और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है जो आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, हम उसको भी कवर करते हैं। और साथ ही साथ कुछ सेंट ट्रिक्स देखते हैं। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स है एग्जाम में जो आप वैसे ही एलिमिनेट करेंगे और आंसर तक इजीली पहुंच पाएंगे। ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे डेली होती हैं, एंड दोपहर 2:05 पर आपको ये वीडियोस अपलोडेड मिल जाती है। ओके। अभी तक हमने 2014 से 2018 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है ना। एंड हमने स्टार्ट किया था 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर, और आज है डे नंबर 52, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 90 क्वेश्चंस तक को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो 2019 का भी प्रीवियस ईयर पेपर हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, पेन चेंज कर लेता हूँ एंड कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर वीडियो की स्पीड आपको मतलब मेरी बोलने की स्पीड आपको स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना। बाकी जिसने भी पहले का पोर्शन स्किप कर दिया उसे मैं बता देता हूँ, अभी हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, एंड आज हम 76 से 90 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 15 सेकंड्स दूंगा। आप 15 सेकंड्स में स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, सही गलत अपने दिमाग में लाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस जो भी आपको ठीक लगता है वो आप मार्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये है मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से रिलेटेड। ठीक है। अब आपको एक बात ऐसी यहाँ पे दिख रही होगी कि 2017 का एक्ट है, 2019 में पूछा जा रहा है, तो हमें क्या 2 साल की करंट अफेयर्स करनी है? नहीं, होता क्या है कि एक्ट 2017 में आया, बट किसी ना किसी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहता है, तो वो क्वेश्चन आपसे उस साल पूछा जाता है। ठीक है। यही सारी चीजें हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर जिसने भी करंट अफेयर के सेशंस नहीं देखे वो करंट अफेयर के सेशंस देख सकता है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके। अभी आपके पास 3 ऑप्शंस है, आप सोचिए समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करेक्ट है क्या गलत है। 15 सेकेंड्स है आपके पास। चलिए, अब देखिए जरा, पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर उस पे लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post delivery paid leave। अब एक बात ना कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करिए। लीजिए, ये डिलीवरी डे है। आपको पता है कि डिलीवरी के बाद मदर को ज्यादा केयर की जरूरत होती है ना। और डिलीवरी से पहले 3 मंथ्स, आप भी खुद सोच रहे होंगे कि अगर आपने आसपास प्रेग्नेंट वुमेन को देखा होगा कि 3 मंथ्स ज्यादा टाइम है। अगर यहाँ पे 2 मंथ्स भी लिखा होता ना तो मैं एक बारी को सोचता कि ये ठीक था, पर 3 मंथ ज्यादा टाइम दे रखा है प्री डिलीवरी के, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैं ये एग्जाम दे रहा होता तो मुझे दिमाग में एक मतलब कि क्वेश्चन आता कि क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, सिर्फ कॉमन सेंस की वजह से। क्योंकि मुझे इतना पता होता कि यार पोस्ट डिलीवरी के बाद ज्यादा केयर की जरूरत है और ज्यादा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम होगा। ठीक है। और वैसा ही है। होता क्या है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो है ना, टोटल
मतलब देखो, अब इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, फिर से तो ये रिपीट होगा नहीं अभी। बट फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप स्टेटमेंट को समझ सको वो कैसे गलत कर रहे हैं। अगर आपको राइट इन्फॉर्मेशन पता होगी तभी तो आप बाद में ये समझ सकेंगे कि कैसे गलत किया था उस स्टेटमेंट को, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सही स्टेटमेंट से ज्यादा आपको गलत स्टेटमेंट को देखना है कि गलत स्टेटमेंट को वो कैसे गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो 26 वीक्स, 26 वीक्स जो है उसकी उनको पेड लीव मिलती है। ठीक है, जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है। अब 26 वीक्स आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा 26 वीक्स का मतलब क्या है, कि 6 महीने। अब आप समझ गए कि उन्होंने 6 महीने क्यों किए, थ्री थ्री। ठीक है, तो वो आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, उनको पता है आप ये पढ़ के आए हैं 26 वीक्स है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे 6 4 द 24, तो फिर कहीं ना कहीं 6 मंथ्स के अराउंड हो रहा है, उन्हें पता है। बट वो ये देखना चाहते थे कि क्या आपने चीजों को डीप में पढ़ा है, अगर कोई नया एक्ट आया है तो। ठीक है, तो होता ये है कि 8 वीक्स जो है, 8 वीक्स, 8 वीक्स का मतलब 2 मंथ्स, है ना। 8 वीक्स तो आपको पहले प्री डिलीवरी की पेड लीव मिलेगी, एंड जो रिमेनिंग है वो आपको पोस्ट डिलीवरी की हॉलीडेज, या फिर मैं बोलूं कि पेड लीव मिलेंगी। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 3 मंथ्स क्यों किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आपने एक्ट में इतना पढ़ा होगा कि 26 वीक्स है और आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो आप 6 मंथ्स तक पहुंचेंगे, आपको लगेगा ये ठीक है। बट आपको ये बात समझना है, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है, अगर कोई नया एक्ट या नई स्कीम आ रही है तो। ठीक है, तो ये हो जाता है गलत। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहां बोला एंटरप्राइजेज विद क्रेचेस मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम सिक्स, सिक्स नहीं, एक्चुअली ये 4 था, 4 क्रेचेस विजिट डेली, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट ही निकलेगी। विमेन विद 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर एंटाइटलमेंट 26 वीक्स का था, यहाँ पे सिर्फ 12 वीक्स का मिलता है, अगर 2 बच्चे पहले से हैं तो 12 वीक्स। ओके, तो दिस इज करेक्ट एंड ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस क्वेश्चन से हम ये लेके जा सकते हैं अपने साथ कि कैसे चीजों को सही किया जा रहा है और कैसे चीजों को गलत किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूजुअली हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ते, अगर आपने पढ़ा भी हो कभी इसे, तो वहां पर इसे ठीक करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके सब इंडेक्स में भी 10 चीजें हैं, उन 10 चीजों को याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब अगर आप ऐसे करेंगे कि हर कोई भी अगर इंडेक्स आ रहा है उसके सारे सब इंडेक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ये वही क्वेश्चन है जिसकी वजह से आपको समझना है कि 50% से भी कम कट ऑफ जा रही है। चीजों को समझना है आपको, चीजों को रट्टा मार के और जो चीज आ गई प्रीवियस ईयर में उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे टारगेट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं जो मुझे टारगेट नहीं करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इनमें से कौन से इंडेक्स को फॉलो, मतलब कि कौन सा इनमें से सब इंडेक्स नहीं है। देखो, इसमें मेजरली आप देखेंगे 10 इंडेक्स होते हैं, जिसमें से पेइंग टैक्सेस भी है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी भी है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स भी है, पर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बट क्या ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सारे याद होंगे? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको एग्जाम में बैठे बैठे धक्का देंगी। बट आपको उस धक्के को ये समझना है, उस धक्के से ये समझना है कि हाँ, प्रीवियस ईयर में भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो डुएबल नहीं थे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कट ऑफ 50% से कम जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं आएंगे, बट उसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। बट फिर भी इस क्वेश्चन से ये लेके जा सकते हैं कि अब जब क्वेश्चन आ गया तो आप इस बात को समझिए, इसके अंदर 10 सब कोर, सॉरी, कोर सब इंडेक्सेस थे। ठीक है, इंडेक्सेस थे। अब क्या क्या थे वो? जैसे बिजनेस रेगुलेशन, स्टार्टिंग अ बिजनेस, जिसमें बिजनेस रेगुलेशन इंक्लूडिंग स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, एंड ऐसे ही और भी थे। ठीक है, बट वही बात है कि क्या सारे याद रख सकते हैं यार? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, आज आप कर लोगे, आज एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि उन क्वेश्चंस को टारगेट करो जो कि आप कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी आपको अगर जैसे समझते हैं ना, बाउंसर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे ऐसे, कि भाई सर के ऊपर से निकल गए।
ठीक है, बट उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, was introduced as an important feature in which of the following extended producer responsibility। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर फिर आप जब ऑप्शंस में देखोगे तो आपको दिखेगा बायोमेडिकल वेस्ट, यार यहाँ भी कुछ प्रोड्यूस होगा, ये ऑब्वियसली बायोमेडिकल से रिलेटेड है। रिसाइकल प्लास्टिक जो है, हाँ कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसे रिसाइकल करने की क्या पता रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो ऐसे आप सारे पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो चीज सेंस ही नहीं बना रही। बट ये चीज क्यों डूएबल है, ये चीज इसलिए डूएबल है क्योंकि ये चीज कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रही है और आज भी रहती है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जब वो कोई ऐसा वेस्ट मतलब कि ई वेस्ट जो है उसे क्रिएट कर रहे हैं तो उसको रिसाइकल करने का या उसको आप समझो कि खत्म करने का जो प्रोसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास ही है। वो ऐसा काम कैसे करेंगे, या तो वो खुद कर लें या तो फिर वो फीस पे करें जिसके थ्रू ये काम किया जाएगा। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं कि ईपीआर जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग प्रोसीजर है रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंटायर लाइफ साइकिल। मतलब कि आपने उसे प्रोड्यूस किया, उसके बाद आपको रिसाइकल करना है या उसको खत्म करना है, वो भी आपका ही काम है, स्पेशली आफ्टर कंज्यूमर यूज एंड ऑफ लाइफ। शिफ्टिंग द वेस्ट मैनेजमेंट बर्डन फ्रॉम टैक्स पेयर्स टू मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अब जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे पैसा लिया जाता था कि ये फीस है, मतलब कि टैक्सेस के थ्रू उनसे पैसा लिया जाता था कि जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है उसका पैसे भी टैक्स पेयर्स के पैसों से जाएगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब मैन्युफैक्चरर से क्या है वो फीस ली जाती है, ठीक है। इंसेंटिवाइजिंग इको फ्रेंडली डिजाइन, ठीक है, अगर कोई इको फ्रेंडली डिजाइन क्रिएट कर रहा है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में सप्लाई कर रहा है तो उसको क्या मिलेंगे, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे। एंड ensuring better collection and treatment of waste like plastic, e-waste, packaging। तो हो क्या रहा है, by making companies pay fees, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और मैनेज कलेक्शन और रिसाइकलिंग, या तो खुद मैनेज करें या तो फिर क्या करेंगे कि फीस पे करेंगे उसके लिए। समझे इस चीज को? तो ये है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कौन से एक्ट से जुड़ा हुआ है, ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2011 से जुड़ा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आप सोच रहे होंगे मैं 15 सेकंड्स नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उनमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, जिसमें टाइम देने की जरूरत है मैं उसमें पूरा टाइम दूंगा, ठीक है, आपको भी और खुद भी लूंगा। अब देखो जरा, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर, प्लस इसके साथ और क्या ऐड होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट अगर आप देखेंगे फूड ग्रेन की जो FCI के पास आती है, वो एक तो MSP होती है, प्लस उसमें बोनस होते हैं अगर कोई बोनसेस होंगे, प्लस उसमें क्या एडेड होगा ये आपको सोचना है। 10 सेकंड से आपके पास छोटा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखिए, अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक कॉस्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं ऐसे लिखता हूँ FCI इकोनॉमिक कॉस्ट, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, हैज 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन करना, किसी चीज को लेना, कैसे ले रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, जो आप प्रोक्योर कर रहे हैं जो सामान आप ले रहे हैं उसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट
प्रोक्योरमेंट प्राइस, उसे प्रोक्योर करने में कॉस्ट कितनी आ रही है, उसे ऑब्टेन करने में कॉस्ट कितनी आ रही है, प्लस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्लस इसमें और क्या ऐड होगा, इसमें एक चीज और ऐड होगी कि उसके बाद उसे जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें, क्योंकि आपको पता है कि आपने कोई चीज उठा ली, अब उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है। ये काम किसका है, ये काम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत देखते हैं ना कि सामान दिया जाता है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है, पीडीएस स्कीम के तहत बात चल रही है यहाँ पे। और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो होते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बोनस तो चलो ठीक है अगर है तो, उसके उसके साथ क्या होता है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो आपको याद रखना है ये तीन चीजें, इसलिए मैंने तीनों लिखवा दी है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो उन्होंने ना यहाँ पे, मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन, उन्होंने इसको कैसे बनाया, देखो ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें पता है कि अगर किसी ने इसे पीडीएस स्कीम से रिलेट भी कर लिया, उन्होंने ये भी समझ लिया कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह तक, स्टेट्स तक ले जाने तक का काम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, जो भी मतलब ग्रेन्स दिए जा रहे हैं, कुछ भी दिए जा रहे हैं उन्हें, तो उन्हें पता है कि आप कितना सोच सकते हैं। उन्हें पता है कि वो ये सोचेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगेगा वो होगा। तो उन्होंने ओनली जो लिखा है ना, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर वो ओनली नहीं लिखेंगे तो इसको आप सही मान सकते हो, बट उन्होंने लिख दिया ओनली, तो उसमें प्रोक्योरमेंट प्राइस और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट तो हट गई ना, तो इस वजह से उन्होंने ऐसे किया। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, ये तो वैसे ही गलत है। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्ज फॉर गोडाउंस, गोडाउंस का चार्ज नहीं लेते, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई चीज आप पढ़ते हैं उसे थोड़ा डीप में पढ़िए। यूपीएससी का पेपर है, एसएससी के पेपर नहीं है, इसमें ऊपर ऊपर से नहीं पूछा जाता, इसमें आपको चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जो कहते हैं कि सिर्फ ट्रिक से चीजें क्लियर हो जाती है, यूपीएससी की लैंग्वेज को करके मतलब आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, 10% 15% पेपर आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वो तो मैं बोलता हूँ कि आपको वो एक एक्स्ट्रा एज देगा, बट आप ये सोचे कि पूरा का पूरा पेपर ही आप ट्रिक से करके आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा काम है आपको रियलिटी दिखाना, ठीक है, और जो एग्जाम आने वाला होता है उससे पहले जो आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख रहे होते हैं जो व्यूज के लिए आती है, उससे दूर रखना। ठीक है, उसे आप इतना समझ लो, हाँ 10% 15% चीजें आप उससे ग्रैप कर सकते हो, वो मैं आपको इधर भी बता रहा हूँ जिसे आप ग्रैप कर सकते हो। बट हाँ, उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अरे इतना कर जाएंगे उतना कर जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को ही अंधेरे में रख रहे हो। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशल कैपिटल। ठीक है, 10 सेकेंड से आपके पास, सोच लो समझ लो सोशल कैपिटल क्या होती है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो यू हैव 15 सेकेंड्स। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सोशल कैपिटल क्या होता है। सोशल कैपिटल, सोशल कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो इसका मतलब है, मैं अगर आपको एक मतलब कि डेफिनेशन देना चाहूँ तो इसे ऐसे आप लिख सकते हो, रेफर्स टू रेफर्स टू रिलेशनशिप रिलेशनशिप या रिलेशनशिप्स अमंग पीपल इन सोसाइटी। एक मिनट, जल्दी जल्दी लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है। रिलेशनशिप अमंग दी सोसाइटी, या फिर सोसाइटी में भी ऐसे लिखते हैं, अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी, अमंग द पीपल ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है,
तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो लोग आपस में बना के रखते हैं सोसाइटी के बीच में, जो हार्मनी क्रिएट करता है और चीजों को आसान करता है, उसे हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब वो चीज किसी भी चीज के लिए आसान हो सकती है ना, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो पुलिसिंग के लिए हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, किसी भी चीज के लिए उसे हम सोशल कैपिटल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे लिखा है द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन। नहीं, ये क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल है, ये ह्यूमन कैपिटल है, इसे आप सोशल कैपिटल नहीं बोल सकते। द स्टॉक इन इट्स बिल्डिंग, देखो ये तो डायरेक्टली आप किसकी बात कर रहे हैं, ये तो डायरेक्टली किसी सामान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये तो फिजिकल या मटेरियल कैपिटल होगा। क्या होगा, फिजिकल, फिजिकल और मटेरियल, मटेरियल कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। ये जो वर्किंग एज ग्रुप में हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर ये बड़ा होगा तो हमारे पास वर्किंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो ये भी कोई सोशल कैपिटल नहीं है, ये तो लेबर फोर्स होगी, या फिर आप बोलो ह्यूमन कैपिटल है। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, लेबर, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स या ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब देखिए लास्ट ऑप्शन, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन दी सोसाइटी। मैंने क्या बोला, सोशल कैपिटल का मतलब है कि कोई भी चीज जो सोसाइटी के बीच में है और उससे क्या हो रहा है, उससे काम करना आसान हो रहा है, हार्मनी हो रही है। ठीक है, चाहे वो बिजनेस लेवल पे हो, ठीक है, कि वो बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब सोसाइटी में हार्मनी है तो बिजनेसेस भी वहां पे ग्रो करते हैं। अब आप एक बात सोचो, जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस करना, जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलूंगा, मेनली कश्मीर बोलूंगा, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगना क्यों मुश्किल है। ठीक है, वहां पे इसलिए मुश्किल है क्योंकि कोई भी अपना पैसा वहां नहीं डालना चाहता, क्योंकि हमें वहां पर कुछ हद तक टेररिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा बिजनेस भी वही फ्लरिश करेंगे, वही ग्रो करेंगे जहां पर सोसाइटी में हार्मनी देखने को मिलेगी, जहां पर सोशल कैपिटल हाई होगी। ठीक है, तो इस वजह से दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उससे रिलेटेड है। यू हैव 15 सेकेंड्स, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, आप कभी भी ना एक्सट्रीम वर्ड्स वाली जो चीजें, देखो यहाँ पे ये चीज ट्रू हो सकती है, मैं मान लूँ, बट आप हर जगह ये समझना कि पॉलिटी के क्वेश्चंस में आप अपनी वो जो ट्रिक्स है ना उसे यहाँ पे यूज मत करना। मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं जो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाकर भी वो ठीक हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम कुछ काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर या तो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं या तो नहीं दी हैं। अगर दी हैं तो वो एक्सट्रीम भी हो सकती हैं, नहीं दी हैं तो फिर एक्सट्रीम वाले चीजों से आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं उस सोच से। बट मैं कहूंगा यहाँ पर सिर्फ आप नॉलेज से काम करना। मैं पॉलिटी के लिए बोल रहा हूँ या और हिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, नो हाई कोर्ट शैल हैव jurisdiction टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हाई कोर्ट के पास जुडिशियल पावर्स है, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है। एक मिनट, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है ना, प्लस इनके पास एक और पावर है, आर्टिकल नंबर 226 आपको पता है, आर्टिकल नंबर 226 आपको पता है, जिसके तहत ये रिट्स जो हैं वो आप जारी कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में जाके, है ना। रिट्स वाला आपने कहाँ पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 32 में जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दी गई हैं, बट वही सेम रिट्स आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी करी जा सकती हैं।
ठीक है। अब क्या है कि ये रिट्स जो है, लेकिन ये मानना कि जो हाई कोर्ट है ना उसकी जो रिट मेकिंग पावर है वो ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई भी रिट ज्यूरिसडिक्शन के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड लेके जा सकते हैं। बट हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के साथ ही साथ आप किसी और पर्पस के लिए भी अगर वो रिट यूज हो रही है तो आप उसे वहां जाकर उस पावर को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि रिट मेकिंग पावर्स हाई कोर्ट की ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट से कम है। ओके। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं कर सकता उन लॉज को जो सेंट्रल लॉज हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है। मैंने दो चीजें आपको बता दी है उसके तहत। ठीक है। बोला गया एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा भी नहीं है। ठीक है। कैनॉट कैसे बोल सकते हैं आप? हाँ, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से पहले ऐसा किया जा सकता, ऐसा बोल सकते थे आप कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को। बट आफ्टर आफ्टर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो गलत हो गया। एक केस है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है। इसके बाद ऐसा बोला गया अगर कभी भी ये देखा जाएगा कि कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करा जा रहा है और वो बेसिक डॉक्ट्रीन जो है उसके अगेंस्ट है, या मैं बोलूं कि बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे खराब कर रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के तहत उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। ये कब हुआ? केशव नंदा भारती केस के बाद। ओके। और ये केस जो है ये कब आया था ये जरा मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 1900 कब आया ये? ठीक है। ये आप मुझे बताइए। चलिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं देखो मुझे पता है कि आपको क्या क्या डाउट आएंगे जब आप उस प्रेशर में एग्जाम दे रहे होते हैं कि यार क्या दोनों ही स्टेटमेंट गलत होगी, इतना एक्सट्रीम क्या यूपीएससी जा सकता है? यूपीएससी ने तीन तीन स्टेटमेंट भी गलत करी है। तो अगर आप ये वहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन अब से नहीं आना चाहिए। आप इस बात को समझिए, कल भी हमने तीन क्वेश्चन देखे जिसका आंसर नीदर वन नॉट टू था, और आज भी हमने एक देख लिया। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको 100% आप श्योर हो कि दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी कोई भी वो नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है उस प्रेशर में ऐसा लगता है यार दोनों स्टेटमेंट्स गलत होंगी या नहीं होंगी। ओके। चलिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये है परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड। ये होता क्या है ये भी हम समझेंगे। ठीक है। पहले आपको 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप सोच लो, समझ लो, आंसर मार्क कर लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए। अब देखिए जरा, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। देखो किया क्या जाता है, ये समझ लो ये यूएस है। ठीक है। ये इंडिया है। ये चाइना है। ठीक है। अब किया क्या जाता है इस बात को समझो, यहाँ पर सेम गुड्स ऑफ बास्केट को लिया जाता है, यहाँ पे सेम गुड्स ऑफ बास्केट को लिया जाता है, यहाँ पे सेम गुड्स ऑफ बास्केट को लिया जाता है। देखा ये जाता है कि इन सेम प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए चाइना में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, यूएस में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इंडिया में कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसको ही परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। मुझे बस 2 सेकेंड से ना, काफी शोर आ रहा था बाहर से, आई होप आप तक ना पहुंच रहा हो। ठीक है। बिकॉज आई नो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है। अब देखिए ज़रा, मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो सेम गुड्स हैं,
उनको देखा जाता है कि वो यहाँ पे खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, चाइना में कितना चाहिए और इंडिया में कितना चाहिए। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries। ठीक है, तो यही चीज है जो मैंने आपको बस यहाँ पर ऐसे बता दी, वही यहाँ पे लिखा गया है। मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा, ठीक है, ताकि बाहर की आवाज आप तक ना आए। ओके, अब बोला गया है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर, मतलब कि परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 कंट्रीज इसलिए लिखी हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम सिक्स्थ नहीं है, हम तो थर्ड है। हम क्या है, हम तो थर्ड हैं, थर्ड लार्जेस्ट हम हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो क्या हो गया, ये करेक्ट है एंड ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते, परचेजिंग पावर पैरिटी इधर मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट पे जो है कौन है, चाइना है। ठीक है, सेकंड पे क्या है, यूएस है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस ऑर्डर में वहां पे लिखा हुआ था। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है, सेकंड पे क्या है, यूएस है, और थर्ड पे कौन है, हम है, हमारा प्यारा भारत। ओके, आगे बढ़ते, देखो अब ये बोला गया है, देखो आज के लिए क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं है जितना उस टाइम के लिए था, बट इसमें से हाँ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूंगा जो सही है, लेकिन हम उस साल के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस टाइम ये आंसर दिया था, इस टाइम ये आंसर दिया था। बट ठीक है, मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, उस साल के हिसाब से ही आंसर दूंगा। तो ये लिखा हुआ है, विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खारिफ क्रॉप्स इन इंडिया इन लास्ट 5 ईयर्स, उस टाइम के लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 2019 का पेपर है, याद रखना। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन चारों स्टेटमेंट्स को देखो कौन सी सही है कौन सी गलत है, फिर मुझे बताओ। ठीक है, तो आपके पास कितना टाइम है, 15 सेकेंड्स है। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पर दिया गया है कि खारिफ क्रॉप इन इंडिया लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, अब देखो यार, एक चीज समझो, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। यस, दिस इज ट्रू। क्यों, आपको पता है कि जो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के लिए ऑब्वियसली राइस कल्टीवेशन जो है, देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये प्रीवियस ईयर में मैं आपको बता चुका हूँ, देखो उसी से कहीं ना कहीं घुमा के एक स्टेटमेंट यहाँ पे बना दी। तो हाँ, जब आप उस चीज से कनेक्ट करते तो आपको समझ में आता, हाँ यार राइस कल्टीवेशन की हाईएस्ट की होगी, तभी तो हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस के। समझे इस चीज को, तो यस दिस इज करेक्ट। उसके बाद ये बोला है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड। मैं आपको वो स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ जो आप क्या है समझ के कर सकते हैं कि हाँ ये तो सही होगी या ये तो गलत होगी। यहाँ पे आओ, शुगर कल्टीवेशन का जो एरिया है वो स्टेडीली डिक्रीज हुआ है। स्टेडीली का मतलब क्या है कि एक ही रेट पे कम होता जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला था, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ऊपर से शुगर केन तो बायोफ्यूल्स के लिए भी यूज हो रही है, तो इसकी कल्टीवेशन कम कैसे हो सकती है। ठीक है, तो जब भी कहीं स्टेडीली आए ना,
तो आप देखा करो कि यार ये चीज ठीक हो सकती है या गलत हो सकती है। ऊपर से कल्टीवेशन की बात चल रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक मतलब कि कोई चीज अब तक चलती हुई आ रही है और उसके बाद एकदम डिक्रीज होने लगे, है ना। जबकि हम देख रहे हैं कि बाकी जगह भी इसका यूज हो रहा है और ज्यादा, है ना। तो ये चीज एकदम गलत है। तो आपको एक बात यहां से समझ में आ गई थी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होगी और फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी। फोर्थ स्टेटमेंट देखो तीन ऑप्शन में उन्होंने दी है, तो वहीं से आपको आंसर मिल जाता, ठीक है। बट फिर भी मैं आपसे वही बोलूंगा कि आप सारी चीजें बाय नॉलेज करना सीखिए, ठीक है। क्योंकि अब जो टाइप के ऑप्शंस आते हैं उसमें ये चीजें करना मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए आपको प्योर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन द ऑयल सीड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है, उल्टा है इसका। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, यस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बनाई, आपके दिमाग में डाला कि एरिया जो है कॉटन कल्टीवेशन का वो ज्यादा है शुगर केन से, और फिर अगली स्टेटमेंट शुगर केन से रिलेटेड डाली कि उनकी कल्टीवेशन डिक्रीज हो रही है। तो आप पता है क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि यार हाँ, ये कनेक्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि शायद शुगर केन की जो कल्टीवेशन है वो कम हो रही होगी, इसीलिए कॉटन की कल्टीवेशन ज्यादा है। बट आप सोचिए, ऐसे ही वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस पे फिर से मैं बोल रहा हूँ वही बात कि उस टाइम के हिसाब से क्वेश्चन है, अमंग द हाई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 years। अब ये उस टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से आपको पता है कि हम वैसे भी जो ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो है उसका इंपोर्ट सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स का क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे। स्पाइसेस तो हम ही बनाते हैं, तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो सकते थे पल्सेस और वेजिटेबल के बीच में, क्योंकि पल्सेस हम, आपको पता है कि हमारे देश में पल्सेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। बट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेजिटेबल ऑयल्स जो है वो हम कई ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल ये आज के हिसाब से भी करेक्ट है, ठीक है, गिवन ऑप्शंस में ये आज के हिसाब से भी ठीक है। उस टाइम के हिसाब से भी था वेजिटेबल ऑयल, आज के टाइम के हिसाब से भी वेजिटेबल ऑयल ही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इन द context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty, ठीक है। तो फिर से 15 सेकेंड से आपके पास, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखिए, अब लिबर्टी क्या है ये चीज मैं आपको प्रीवियस ईयर में भी करवा चुका हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर को पढ़ के, हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप आगे आने वाले सालों में बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। वहां पे भी लिबर्टी पूछा था क्या होता है और यहाँ पे भी लिबर्टी पूछ लिया क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है किसकी, लिबर्टी की। बट ये होल डेफिनेशन तो नहीं है। एब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट, आपको पता है अगर आप एब्सेंस कर देंगे रीस्ट्रेंट का, मैंने आपको यही सेम एग्जांपल बताया था, ये पूरी सोसाइटी है, किसी के पास कुछ भी करने की अगर पावर है कि कोई कुछ भी कर सकता है, वो कल को किसी का जाके मर्डर कर दे, उसको पैसे की जरूरत है वो कहीं घर पे जाके चोरी कर दे, उसको किसी उसका मतलब कि अगर समझ लो मेंटली इल है तो कल को वो कुछ भी गलत काम कर सकता है जाके। तो रिस्ट्रेंट्स नहीं होंगे, लॉ नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, तो आप कभी भी अपनी लिबर्टी को मतलब कि एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिबर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे दूसरे इंसान को हार्म नहीं हो रहा, वो काम करने के लिए आपको पूरी तरीके से छूट होनी चाहिए, है ना। दिस इज लिबर्टी, कि आप कुछ भी करना चाहें अपनी लाइफ में आप वो कर सकते हैं, बट वो किसी और को हार्म ना करे, ठीक है। तो
ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी, ये उस टाइम भी बताया था। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वंस लाइक, तो फिर वो तो वही हो जाएगा, कल को मन करे कि हाँ जी ये तो अच्छा नहीं लग रहा, इंसान मर्डर करके आ गया, उसका ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी गलत है। और ये क्यों गलत है? ये कंडीशन है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। हाँ, लिबर्टी का मतलब यही तो है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, बट देयर इज अ कंडीशन कि आप सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में रह के कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, दिस इज दी इनमें से सबसे बेस्ट जो है वो, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहीं से हमें देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, which one of the following is not the most likely measure of the government या फिर आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी? स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, ये क्वेश्चन आप कहां से कर सकते हैं? अभी कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम अपनी फॉरेन करेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैसे हम अपनी इंडियन रुपी जो है उसको स्लाइड होने से बचा सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू गिरने से बचा सकते हैं, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। 15 सेकेंड्स है, सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, तो हमें बस क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि कैसे हम रोक सके कि हमारे इंडियन रुपी हमारे पास ही रहे और स्लाइड ना करे, मींस उसकी वैल्यू भी ना गिरे। ओके, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल, देखो क्या है, बोला है कि इनमें से कौन सा हमें नहीं करना है, इनमें से कौन सा हमें नहीं करना है, तो हम वो ढूंढ लेते हैं कौन सा करना है। कर्बिंग इंपोर्ट्स, अगर आप अपने इंपोर्ट्स को कम करोगे तो देखो क्या होता है, जब भी आप अपने, ये हमारा प्यारा देश है, ठीक है, इसमें जब भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई सामान ला रहे हैं, तो आपको अपनी करेंसी को बाहर देना पड़ेगा, आपने अपनी करेंसी को बाहर देना पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रुपी है वो तो हमारे हाथ से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन इंपोर्ट्स को कर्ब कर दें, इन इंपोर्ट्स को कम कर दें, तो हमें कम पैसा अपना बाहर देना पड़ रहा है। तो क्या है, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स, बिल्कुल नॉन एसेंशियल गुड्स। ठीक है, लिख भी दिया आपके लिए कि सिर्फ नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट्स को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या है, जब मैं यहां से अपना सामान दे रहा हूँ किसी को, तो किसी और कंट्री का जो इंसान है वो मुझे अपनी करेंसी में पैसा देगा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास दूसरी करेंसी आ रही है, दूसरी करेंसी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अब मेरे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ये कैसे हो जाता है, क्योंकि जब भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है फॉरेन मार्केट में। ओके, तो दिस इज करेक्ट कि ऐसा करना चाहिए। इसमें पूछा है कौन सा नहीं करना है। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, मैंने आपको मसाला बॉन्ड्स प्रीवियस ईयर पेपर में करवा दिया है। ठीक है, और उसी के साथ मैंने आपको महाराजा बॉन्ड भी करवाया था क्या होता है। तो अभी से मसाला बॉन्ड है यहाँ पे, तो मसाला बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। मसाला बॉन्ड का मतलब है कि ये समझ लो कि ये एक फॉरेन कंट्री है, फॉरेन, ठीक है, ये फॉरेन कंट्री है, यहां पर समझो कि आपको बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे आपको बॉन्ड चाहिए। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि वहां के जो बोरोवर्स है ना, वो जो बॉन्ड ले रहे हैं वो रुपी में ले रहे हैं। अब उनको अगर रुपी में बॉन्ड चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो हमारी गवर्नमेंट को पैसा देंगे, ठीक है, अपनी फॉरेन करेंसी देंगे और रुपी में पैसा लेंगे, और फिर रुपी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये सब कहाँ हो रहा है, फॉरेन में हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, फिर गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी आएगी, क्योंकि वहां के लोग जो मसाला बॉन्ड खरीद रहे हैं उनको रुपी लेने के लिए अपनी फॉरेन करेंसी हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो देनी पड़ेगी, तभी तो इंडियन रुपी उन्हें मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बिल्कुल हमारी रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ना स्टार्ट होगी।
फिर ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। हाँ, अब अगर आप बोरोइंग्स ले रहे हो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, क्योंकि आप बोरो किससे करोगे, जब आप एक्सटर्नली किसी से लोन ले रहे हो तो आप कैसे लोगे, आप फॉरेन करेंसी में लोगे, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, हमारी रुपी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, हमारे पास ज्यादा करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसा नहीं है, एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट ज्यादा पैसा, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, मैंने कल ही समझाया, जब भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगी तो वो कैसे भी बढ़ा सकती है, वो पैसा देके भी बढ़ा सकती है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर भी बढ़ा सकती है अपनी स्पेंडिंग को। तो मान लीजिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी या गुड्स जो है वो बाहर से चाहिए होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज होगा, और जब भी हमारा इंपोर्ट इंक्रीज होगा, तो मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था, हमें रुपी में मतलब कि हमें अपना पैसा बाहर देना पड़ेगा। हम अगर कोई चीज बाहर से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं तो हम अपना पैसा बाहर देंगे, मतलब रुपीज की जो वैल्यू है, रुपी जो है वो स्लाइड करेगा, रुपी जो है वो स्लाइड करेगा, वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो हमें तो ये करना नहीं ना, हमें क्या करना है, स्टॉप द स्लाइडिंग ऑफ इंडियन रुपी। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होगी, ना ही एक्सपेंशनरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम पर कुछ डायरेक्टिव्स निकाले होंगे, रीसेंट डायरेक्टिव्स की बात करी गई है। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा आपको सिर्फ कि देखो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए उस पर टाइम वेस्ट मत करना, बस ये समझने की कोशिश करना कि उसमें से मैं क्या लेके जा सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये रीसेंट डायरेक्टिव्स बताओ, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, ठीक है, रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज द डेटा दिक्कत, इसका नाम क्या था, डेटा दिक्कत के नाम से ये आया था। कमांड द पेमेंट प्रोवाइडर, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। अब हम वो चीज पढ़ लेंगे, बाकी ये बता दे, तो ये सारी चीजें करंट अफेयर्स की हैं, ये सारी चीजें हम करंट अफेयर के सेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से भी कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, मैं सारी करंट अफेयर क्वेश्चन फॉर्म में करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस की फॉर्म में करवा रहा हूँ, तो आप जहां से भी करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, आप यहाँ पर आके जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उस पर चेक कर सकते हैं कि क्या आपने वो चीजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी, आपकी नॉलेज ऐड ही हो रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए, they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in the systems only in India। हाँ बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो सारा का सारा डेटा है, सारा का सारा डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो, इंडिया में ही स्टोर हो, ताकि हमारी सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो उसके ऊपर रहे, ऐसा उसमें बोला गया था। दे शैल इंश्योर दैट सिस्टम आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पता है प्रॉब्लम क्या थी, कि इन्होंने बोल दिया दे शैल, शैल मतलब बिल्कुल, ठीक है, इंश्योर दैट सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसा नहीं था, सिर्फ यही नहीं, प्राइवेट भी था, प्राइवेट भी था, प्लस बैंक्स भी थे, उनकी भी बात यहाँ पे करी गई थी, तो ये गलत हो जाता है। दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू कैग। यार एक बात बताओ, कैग तो खुद ही रिपोर्ट जनरेट करती है, खुद ही रिपोर्ट बनाती है, वो किसी और की रिपोर्ट क्यों लेगी, तो यहाँ पे एक्चुअली कैग नहीं था, यहाँ पे क्या था, आरबीआई था। ये वाली स्टेटमेंट थी जो मैं डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकता था। क्यों, क्योंकि मुझे एक बात तो पता थी यार, कैग तो खुद रिपोर्ट बनाती है, वो किसी और की रिपोर्ट क्यों लेगी, और अगर कोई चीज बनाई जा रही है और उसको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये काम तो मेनली आरबीआई का होगा, अगर वही स्टॉक वगैरह से रिलेटेड होता तो वही काम सेबी का हो जाता। तो मैं इस स्टेटमेंट को तो बिल्कुल गलत कर देता वहां बैठा बैठा। ठीक है, तो मैं फिर से 50-50 पे आ जाता। पर हाँ, इस चीज को समझना कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ प्राइवेट भी हैं, बैंक्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं बस कि ओनली इन इंडिया रहे, इंडिया में रहे। बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कहीं पर भी कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में रहे, नहीं, इंडिया में रहे, चाहे वो प्राइवेट के पास रहे, बैंक के पास रहे, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पास रहे, बट रहे इंडिया में बस। ओके, तो ओनली वन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो, इसमें आपको टाइम देने का कोई भी मतलब नहीं है, रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ये उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, आज के टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स सिटीजंस नोन एज जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट फ्रॉम 25 मई 2018। अब ये उस टाइम पर कुछ आया होगा जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये कहाँ के लिए था, ये यूरोपियन यूनियन जो है वहां का था ये, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया था इस लॉ को। ओके, अब इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे वन वर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये क्वेश्चन है रिसेंटली, उस टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, आज के टाइम के हिसाब से इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरियाज इन न्यूक्लियर फील्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किसके साथ करी थी हमने, रशिया के साथ करी थी, ठीक है, उस टाइम पर। आज के हिसाब से क्या इसकी कोई रेलेवेंस है, नहीं, आज के हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है। बट ये बात समझ में आ रही है कि वन वर्ड चीजें वो पूछ लेते हैं कि ये चीज हमने किसके साथ करी, वो चीज हमने किसके साथ करी, तो हमें वैसे भी पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं करंट अफेयर्स में आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको वेरियस एग्जाम्स में मनी मल्टीप्लायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ, आप सोच लो समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, देखो मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, आप ये हो, ठीक है, चलो मैं हूं मान लो ये, ठीक है, मैं गया बैंक के पास, ठीक है, मैंने बैंक के पास कुछ पैसे डिपॉजिट करे। अब बैंक क्या करता है, ये मैंने इतना सारा मनी डिपॉजिट किया मान लो, और इनमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ जो मनी है उसको बैंक आगे इन्वेस्ट कर देता है। अब जो आगे इन्वेस्टमेंट बैंक ने करी है उससे उसे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो वो जो मेरा पैसा है वो वापस कुछ टाइम बाद इसमें डाल देंगे, और जो रिटर्न मिला है उन्हें उस रिटर्न को आगे इन्वेस्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पैसा मिला उन्हें उससे उन्होंने और पैसा बनाया, इसलिए इसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये पैसा वो कब और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, जब इनके पास ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। ज्यादा पैसा कैसे आएगा, जब डिपॉजिट ज्यादा होंगे। अब आप समझ रहे होंगे क्यों गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा हो, ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा आए और मनी मल्टीप्लाई हो सके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन दी CRR, इसकी बात तो कहीं नहीं करी गई। इंक्रीज इन दी बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, बिल्कुल इसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम दिया गया है, ठीक है, जिसमें अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, लोग ज्यादा पैसा बैंक में रखेंगे, तो बैंक उतना ही ज्यादा आगे इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे आपके लिए आगे मनी मल्टीप्लायर की प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेशन से ज्यादा बेटर होता है कि मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता दूं, समझा दूं, ताकि आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक वो चीजें रहें, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ। बाकी आज आपको, कल एक्चुअली मैं करंट अफेयर्स की क्लास को अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज मुझे कुछ काम आ गया था, मुझे बाहर जाना पड़ा। बट आज आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आपको नेक्स्ट 5 आवर्स में मिल जाएगी, क्योंकि अभी आफ्टर 15 मिनट्स मैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है। तो अब इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन बचे हैं ना, 2019 के 90 क्वेश्चंस अगर कंप्लीट हो गए हैं, तो कितने बचे हैं बस, अब 10 क्वेश्चंस बचे हैं, जो कि है 90 से लेके 100 तक, तो वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।